गुड मॉर्निंग। अभी तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि हम आपका हेल्प ही कर रहे हैं और आपको मतलब कि आपकी जानकारी बढ़ा ही रहे हैं। तो 2 करंट अफेयर का वीडियो था और एक पॉलिटी रिवीजन का था और ये संविधान का, सॉरी ये जियोग्राफी का, भूगोल का है। भूगोल में भी क्वेश्चन आने वाले हैं और जो स्पेड का सिलेबस है उसमें है भारत की भौतिक संरचना, मतलब कहाँ है भारत, किस किस जगह पर स्थित है, उसमें पर्वत पठार नदियों के बारे में। तो हालांकि इसमें नदियाँ तो नहीं, लेकिन पर्वत, भारत के जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं, जो पठार हैं, और भारत कहाँ स्थित है, कैसे उसकी संरचना है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ से अगर पेट में क्वेश्चन आया तो गड़बड़ नहीं होगा। इतना समझ लीजिएगा कि ये वाला आपके सिलेबस में है, जो जितना बताने चले सब आपके सिलेबस में है। कुछ इसमें ढेर सारा लिखा भी है, इससे ज़्यादा आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, चित्र को इसको थोड़ा अच्छे से देखना है ताकि पेपर में आप गड़बड़ ना करें। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम भारत की सबसे पहले मैप देख लीजिए, ऊपर का भाग लद्दाख बोला जाता है। ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, तो इसको 2 भागों में तोड़ा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ऊपर वाला भाग क्या है, ये है जम्मू कश्मीर। नीचे वाला भाग क्या है, नीचे वाला तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे लास्ट वाला पार्ट बोला जाता है कन्याकुमारी। तो आप पढ़ते हो ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो यही है सीधा। अब पहले हम भारत की स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। ये देखो इधर, ये है ग्लोब। ग्लोब को अगर हम ऐसे आधे आधे पे बांट दे तो ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और भारत यहाँ पर है, ये दिख रहा है, आप ये मैप दिख रहा है। ये तो एक रेखा तो ऐसे गई होगी यहाँ से, एक रेखा ऐसे गई होगी ऊपर से, एक रेखा इधर से ऐसे आई होगी और एक रेखा ऐसे आई होगी। दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये जो ऐसे गई है, ये नीचे से टच करती हुई, वो वाली ये रेखा है, दिख रहा है, ये वाला। और जो ये ऊपर की तरफ से टच करती हुई गई है, वो वाली रेखा ये वाली है, ये दिख रहा है, ये ऐसे गई है, ये दिख रहा है ना, ये। और जो रेखा ऐसे किनारे से, भारत के किनारे इस तरफ टच करके गई है, वो वाली रेखा ये दिख रही है, दिख रहा है, ये वाली। और जो रेखा इस पीछे से गई है, इसको, वो वाली रेखा ये रही, ठीक है। तो अब जो ग्लोब में उत्तर से ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखा। और जो पूरब से पश्चिम रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। जानते हो आप, सुने होंगे। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो भारत अगर देखा जाए तो कितने अक्षांशों के बीच में है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले अक्षांशों में देखते हैं, भारत कितने अक्षांशों के बीच में है। तो 8 अंश, यहाँ देखो ये लिखा है 8 अंश 4 मिनट से, और ये देखो ये लिखा है 37 अंश 6 मिनट के बीच में है, मतलब इस अक्षांश के बीच में है, ठीक है। और देशांतर कौन कौन सी है, तो 68 अंश 7 मिनट से, यहाँ लिखा है देखो 97 अंश 25 मिनट के बीच में है। तो देशांतर और अक्षांश की स्थिति बता दिया कि इतने के बीच में भारत फैला हुआ है। इतना याद रहेगा, याद रखना। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है कितने देशांतरों के बीच में है या फिर कितने अक्षांशों के बीच में है, तो आपको पता चल गया। तो ये तो देशांतर है, उत्तर से नीचे जो रेखाएं खींची जाती हैं देशांतर बोली जाती हैं, और पूरब से पश्चिम जो खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश बोलते हैं। याद रहेगा, पूरब से पश्चिम, ये इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण देशांतर है। क्लियर है। अच्छा, देशांतर रेखाएं आप पढ़ लेंगे। विश्व भूगोल पेट का सिलेबस मुख्यतः भारत भूगोल है, तो भारत भूगोल को अच्छे से समझते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो भारत है तो ये तो 68 अंश और 97 अंश के बीच में है। तो भारत का जो समय, देखो देशांतर रेखाओं से हम समय निर्धारित करते हैं। तो भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया है वो 82.5 अंश से निर्धारित किया गया है। 82 अंश 30 मिनट से मानक समय निर्धारित किया गया है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने देशांतर से खींचा गया है, तो 82 अंश 30 मिनट से। दूसरी बात, भारत की जो मानक रेखा है भारत के कितने राज्यों से गई है, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गई है। तो यहाँ देखो, ये भारत के 5 राज्यों से गई है। 5 राज्य, पहली संख्या ज्ञात करिएगा, उसके जानते रहिएगा, उसके अलावा किन किन राज्यों से गई, राज्यों के नाम जानते रहिएगा। तो अगर राज्यों के नाम देखा जाए तो ये जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जाती है मानक समय रेखा। बात क्लियर है। और यही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी के पास से जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इलाहाबाद के नैनी के पास से भारत की जो मानक समय रेखा गुजरती है कौन, तो मतलब कि कहाँ से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। तो उत्तर प्रदेश के पेपर में तो इलाहाबाद का नैनी ही ऑप्शन देगा। अगर नहीं नैनी देगा तो क्या देगा, मिर्जापुर दे देगा, और क्या, लेकिन नैनी देता है, ठीक है। और भारत का जो समय है, जो अपने यहाँ घड़ी में, ये घड़ी दिख रहा है, तो भारत में जो समय चलता है ना, ये लंदन, देखो
ये देशांतर है। ये जो देशांतर देख रहे हो ये 0 अंश देशांतर, ये वाला। इसके बाद 1 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, लास्ट में ये जो भारत के पास से गया था कितना था ये देखो 68 अंश, ये 68 अंश। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये 97 अंश जो ये वाला था, ये वाला, और लास्ट में ये 180 अंश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 है। तो यहाँ से मेन पूरे विश्व का समय का निर्धारण यहाँ से होता है 0 अंश से, और ये ग्रीनविच है, यही ब्रिटेन में है, और इससे भारत इधर पड़ता है। तो यहाँ भारत है, तो भारत में समय पहले शुरू हो जाता है। दरअसल बात ये है ना, सूर्य जहाँ पहले आता है समय वहाँ पहले शुरू हो जाता है। तो सूर्य इधर चमक रहा है, दिख रहा है ये, तो सूर्य की रोशनी पहले इधर पड़ेगी। तो यहाँ पहले जापान है, तो सबसे पहले सूर्य की रोशनी जापान में आती है, इसलिए उगते सूर्य का देश जापान कहते हैं। लेकिन उसके बाद भारत का नंबर लगता है, तो भारत में जहाँ सूर्य पहले आ जाएगा दिन पहले चलेगा। तो ये वाला क्षेत्र तो काफ़ी देर में पहुँचेगा ना, इसलिए यहाँ का समय थोड़ा पीछे चलता है। तो भारत का समय यहाँ के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो ये लिखा है ना, देखिएगा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो अगर वैसे ना समझ में आ रहा है तो ये इतना कठिन, बहुत कठिन है। अगर पहली बार सुन रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको छोड़ दीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और कितने अंश पे है? 82.5 अंश पे है। इतना तो याद होना चाहिए। ठीक, जैसे ये मानक समय रेखा समय बताती है, वैसे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गई है। ठीक है, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाएं आपको, कर्क रेखा ये देखो ये गई है 23.5 अंश, ये भी है। तो ये कितने से कहाँ से गई? गुजरात से इंटर करती है, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते। तो अगर क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 राज्यों के मैं नाम बता देता हूँ: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये याद रहेगा, ये 8 राज्यों से होकर जाती है। अब एक बात और कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से सबसे लंबाई में जाती है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, और किस राज्य में सबसे कम। तो याद रखना कि इसकी सबसे कम लंबाई राजस्थान में है और सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। दोनों याद रखना इसको। ठीक है, अगर आप इसका मैप देखोगे, मैप एक मिनट, एक आप अगर भूगोल पढ़ते हो तो आपके पास एक मैप की किताब होनी चाहिए। और अगर कर्क रेखा मैं आपको दिखाऊं, देखिएगा, देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। ये दिख रहा है मैप में देखिए थोड़ा ध्यान से। ये जो कर्क रेखा गई यहाँ से ऐसे गई है, कर्क रेखा जो गई है ना, देखो ये झारखंड की राजधानी रांची दिख रहा है। ये देखो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक, एक मैप की किताब जरूर रखा करें आप। इधर देखिए, तो ये हमने कुछ बता दिया कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है, नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, और कर्क रेखा वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और 8 राज्यों में सबसे अधिक लंबाई उसकी मध्य प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? सबसे कम लंबाई उसका मिलेगा आपको राजस्थान में। दूसरी बात, कर्क रेखा इंटर कहाँ से करती है, घुसती कहाँ? इसके अलावा अब कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये तो इसका विस्तार हो गया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब इसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहले पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं। एक चीज़ और जान लीजिएगा, पहले थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। जैसे ये भारत है, तो भारत के इस तरफ पानी है, ढेर सारा पानी है। तो यहाँ पर कौन सा सागर है? इस सागर का नाम है, मतलब यहाँ जो पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है अरब सागर। ठीक है, और इधर जो पानी है, इधर भी पानी है, इधर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र देख लो, ये नेपाल एक देश है, यहाँ बगल में भूटान है, ये बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये चीन और तिब्बत वाला का मिक्स वाला पार्ट है। याद रहेगा, मोटा मोटा इतना याद रखिएगा जरूर। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो पर्वत पहाड़ियाँ दिए हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत में पर्वत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है। तो इनको थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर भारत का मैप ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो भारत में सबसे ऊपर, भारत के ऊपर अगर जाएंगे तो जैसे लद्दाख के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत बोलते हैं ना, बहुत ऊंचा है पामीर का पठार और बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो पामीर का पठार, पामीर के पठार से ही कई पर्वत श्रेणियाँ निकली हैं। जैसे पामीर के पठार से एक पर्वत श्रेणी ये निकली, इसका नाम है त्यान शान। क्या नाम है? त्यान शान। कहाँ गई है? चीन में होकर चली गई है। और पामीर के पठार से एक पर्वत श्रेणी ऐसे और भी आई है तिब्बत के होते हुए, इसका नाम है कुनलुन शान। याद रहेगा ना, त्यान शान, कुनलुन शान। और पामीर के पठार से इधर अफगानिस्तान में एक पर्वत गया है, अफगानिस्तान में, उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है?
हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। दूसरी बात, अफगानिस्तान ये है, अफगानिस्तान के नीचे इधर पाकिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है एक पर्वत है, उसका नाम है सुलेमान पर्वत। ये याद रहेगा ना इधर का। दूसरी बात, थोड़ा सा भारत के बारे में और बात कर लें, फिर इधर पर्वतों में चलते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, भारत का जो दक्षिणी से उत्तरी विस्तार है, दक्षिण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये सब पूछा जाता है। भारत का नीचे से यहाँ दक्षिण से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई, सीधा लंबाई कितना है, ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, याद रहेगा। भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार मतलब इधर से इधर तक की ये लंबाई कितनी है अधिकतम, तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, याद रहेगा। इसके अलावा ये भारत का जो स्थलीय सीमा यहाँ शुरू होता है, ये यहाँ शुरू होगा और ऐसे पूरा ये ऐसे कवर करके यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद से पानी शुरू हो जाता है, जल्दी सीमा हो जाता है, इधर नहीं लेंगे। इसके पीछे का तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर, मतलब 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा, यहाँ से इधर पानी शुरू होता है, तो ये जो जलीय सीमा की लंबाई है कितनी है, तो ये है कितनी, 7,516 किलोमीटर, याद रहेगा। इसके अलावा भारत टोटल, ये जो पूरा भारत है कितने क्षेत्रफल में फैला है ये भी तो पता होना चाहिए ना। भारत का क्षेत्रफल क्योंकि फिक्स है तो फिक्स चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में भारत का फैलाव है, याद रहेगा। और दूसरी बात कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी है, यहाँ मानसून आता है तभी बारिश होता है, ऐसे बारिश होता नहीं, लेकिन मानसून आता है तो बारिश जरूर होता है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। इसके अलावा जो भारत में पर्वतीय क्षेत्र है वो 10.7 मतलब लगभग 11% भाग पे पर्वत है, और पहाड़ियाँ कितनी हैं, लगभग 18.5%, 18.6% भाग पे पहाड़ियाँ हैं भारत में, और पठार कितने हैं, 27.7% भाग पे पठार है, और लगभग 43% भाग पे मैदान है, ठीक है। तो थोड़ा सा पर्वत, पहाड़ी और पठार में अंतर समझिएगा। जनरली एक जो उदाहरण बताया जाता है, एक फैक्ट बताया जाता है कि लगभग 1000 मीटर से मतलब 1 किलोमीटर से ऊंचे भाग और जिसका ऊपरी भाग नुकीला हो उसको बोलते हैं पर्वत, ठीक है। दूसरा, 1000 मीटर से कम ऊंचा हो और ऊपरी भाग नुकीला हो, ऐसे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी, याद रहेगा। और मेन धरातल से उठा हुआ कोई भाग जिसका ऊपरी भाग चौरस हो मतलब समतल हो, और पृथ्वी से धरातल से मेन समतल मैदान से काफ़ी उठा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। बाकी समतल मैदान तो मैदान ही है, आप तो मैदान में घूमते रहते हो, तो बाकी समतल मैदान तो आप जानते हो, इतना याद रखना। अब इधर आते हैं, पर्वत देखते हैं। तो आपको याद मिल गया हिंदुकुश और ये सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत किनके बीच में बॉर्डर बनाता है, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो हिंदुकुश पर्वत है इसी में खैबर दर्रा, बोलन दर्रा था, यहीं से होकर आया था सिकंदर। अब इधर आते हैं भारत में। भारत में जब घुसेंगे तो आपको लद्दाख क्षेत्र में 3 पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, इनका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर मिलेगा काराकोरम, उसके नीचे मिलेगा लद्दाख, उसके नीचे मिलेगा जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलजा, तो कलेजा कर दो ज़्यादा सही रहेगा, कलेजा से तो याद नहीं होगा, कलेजा कर दोगे शायद याद हो जाए। तो याद रखना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कलेजा, तो ये इनका क्रम याद रखिएगा। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है काराकोरम ना, इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टिन जिसे बोलते हैं, ये कहाँ है, काराकोरम में है। और दूसरी बात, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है प्लस हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और हिमालय की और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन ये हिमालय में नहीं आता, सॉरी मैंने शायद बोल दिया हिमालय में आता है, हिमालय में नहीं आता। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, सॉरी वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, इस किस में है, काराकोरम में है, याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखो जो माउंट एवरेस्ट है ना वो नेपाल में है, तो नेपाल में है तो नेपाल का तो शामिल करेंगे नहीं। अगर पूछा जाए भारत में, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको सिक्किम में मिलेगा कंचनजंगा। क्लियर कर पाओगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो K2 है, जो कि कहाँ पर है, काराकोरम में।
और क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कंचनजंगा, ठीक है, कहाँ है, सिक्किम में। दूसरा, अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आपके दिमाग में होना चाहिए माउंट एवरेस्ट, कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा नेपाल में। क्या तीनों क्लियर हो गए? ध्यान रखना, ये जो K2 है ये भारत की चोटी तो है लेकिन हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये एक हिमालय से काफ़ी पुराने पर्वत हैं। हिमालय एक नया पर्वत है लेकिन ये तीनों काफ़ी पुराने पर्वत हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के मतलब वर्णन पढ़ने से नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हो रहा है। हिमालय आज भी बढ़ रहा है इसलिए हिमालय नया पर्वत है। हिमालय में दबाव पड़ रहा है तो घुमाव पड़ने से पैदा हुआ है, इसलिए हिमालय को वलित पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? घुमावदार पर्वत, मोड़दार पर्वत या फिर वलित पर्वत, ठीक है। तो ये हिमालय है। हिमालय के 3 हिस्से हैं। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय, उसके अंदर वाले को बोलते हैं लघु हिमालय और उसके नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ही उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा के आसपास क्षेत्र में और लघु हिमालय फैला हुआ है। इसमें कई पर्यटक क्षेत्र जैसे कुल्लू, मनाली ये सब हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और हमने बता दिया ये चोटियाँ याद रखिएगा जो बताए हैं। K2 आपको मिलेगा काराकोरम में, ठीक है। भारत की सबसे ऊँची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। और हिमालय की विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि सिक्किम में। इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको राजस्थान के क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में इसे गिना जाता है, अरावली का। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है और आज इसका कटा छोटा हिस्सा बचा है, मतलब थोड़ा सा बचा, अवशेष बचा, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, जिसका अवशेष बचा हो। क्योंकि बहुत जब पृथ्वी बनी थी तभी उसी के आसपास ही बन गया था, तो आज इसका थोड़ा सा अवशेष बचा है तो इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। राजस्थान में है ये राजस्थान शुरू होकर दिल्ली तक जाती है और इसी का हिस्सा है रायसीना की पहाड़ियाँ। किसकी? अरावली की हिस्सा है रायसीना की पहाड़ियाँ, जिसी रायसीना की पहाड़ी को काट कर उसी पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, याद रहेगा। अब दूसरी बात, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर के आसपास ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। यहीं याद रखना, अरावली पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर है और यहीं गुरु शिखर है। पर्यटन क्षेत्र लोग घूमने टहलने खूब जाते हैं, याद रखेंगे। दूसरी बात, सबसे पुरानी पर्वत है, ये भी याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये आपको दिख रहा है ये वाला, आप विंध्याचल माई का नाम सुने हो? विंध्याचल माई का नाम सुने हो? यही है विंध्याचल माई। विंध्याचल माई मिर्जापुर के आसपास से शुरू होती हैं और यहाँ तक गुजरात के आसपास तक आती हैं। तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश में एक बॉर्डर के रूप में काम करता है, उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने का काम करता है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांट रहा है तो ये विंध्याचल है, ऊपर से नीचे को बांटता है। अक्सर जो इधर से आए थे विदेशी आक्रमण करने ना, इस पर्वत से नीचे नहीं गए क्योंकि उनको इसको पार करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, नहीं पार किए। तो विंध्याचल पर्वत है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के बगल में यहाँ पर एक पर्वत है, दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं मैकाल पर्वत। यहीं से नदियाँ निकली हैं, यहाँ आपको याद होगा महानदी या फिर नर्मदा नदी इसी पर्वत के अमरकंटक, इसी की एक चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत में एक चोटी है अमरकंटक, उसी के पास से निकली है नर्मदा, ठीक है। उसी के आसपास से निकली है महानदी, कई भागों में टूट कर निकली है, तो याद रखना। ये छत्तीसगढ़ में, मुख्यतः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये हो गया। अब थोड़ा और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये है नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र है। और यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? झारखंड के और पश्चिम बंगाल के आसपास में है। और पश्चिम बंगाल में मुख्यतः यहाँ देख रहे हो ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। दार्जिलिंग की चाय बड़ी मशहूर है ना, तो यहाँ पर है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, याद रहेगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ये जो हिमालय है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर टूट गया है, टूट के 4 पहाड़ियाँ बनाए हैं। 4 पहाड़ियों के नाम आप जान लो। एक का नाम है डफला, एक का नाम है मीरी, एक का नाम है अबोर, एक का नाम है मिसमी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और इन्हीं पहाड़ियों पे जो जनजातियाँ रहती हैं इन्हीं के नाम से जानी जाती हैं, डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। याद कर लेना, याद रखना, पूछा जाता है। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। डफला, अबोर, मीरी, मिसमी। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में, और इन्हीं के नाम से इस पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आप अगर इधर आओगे मेघालय में, आप जानते हो मेघालय में खूब बारिश होती है। तो मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ जिनकी वजह से बारिश खूब होती है। हवाएं उन्हीं से टकराकर बाहर नहीं निकल पाती, ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी होकर बारिश कर देती हैं। तो जो 3 पर्वत श्रेणियाँ उनके नाम जानते रहो, गारो, खासी, जयंतियाँ। 3 तरफ से इसे घेरी हुई हैं, हवाएं इधर से घुसी
तो क्या करती हैं, इधर से घुसेंगी तो निकल नहीं पाएंगी, गारो खासी जयंतियों से लड़कर ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठेंगे ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर बारिश कर देंगी। तो गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पर है, ये हैं, आपको मिल जाएगा मेघालय में, याद कर लोगे ना, मुख्यतः मेघालय में, फैली तो बहुत जगह। और इसी वजह से विश्व का सबसे ज़्यादा आर्द्रता, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान मासिनराम यहीं है, और दूसरा कौन सा है, चेरापूंजी यहीं पर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर के पास मिलेगा पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम, याद रहेगा, ये रहा। इसके अलावा आपको मणिपुर में मिलेगा लुसाई की पहाड़ियाँ, याद रखना, पहाड़ियों से क्वेश्चन आएंगे पिट में। लुसाई की पहाड़ियाँ आपको मिलेगी मणिपुर में। इसके अलावा और नीचे आएंगे, इधर देखो, अब इधर आते हैं, ये देखो, ये है पश्चिमी घाट, ऐसे नीचे तक गया है। तो पश्चिमी घाट की कुछ शाखाएं इधर महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। तो एक शाखा जो महाराष्ट्र में फैली है, ये वाली इसको बोलते हैं सातमाला की पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहीं से एक दूसरी शाखा जो निकली है, ये वाली, इसको बोलते हैं बालाघाट की पहाड़ियाँ। ये दिख रहा है ना, बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट सुने होंगे। और एक तीसरी शाखा जो यहाँ से निकली, ये वाली, इसको बोलते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। तो याद रहेगा ना, सातमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सातमाला पहाड़ियाँ, बालाघाट पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, याद रहेगा, सातमाला पहाड़ियाँ, बालाघाट, हरिश्चंद्र। और इधर आप देखो, ये वाली पहाड़ियाँ, ये है अजंता की पहाड़ियाँ, और ये हैं एलोरा की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों को काट कर इसमें गुफा बनाया गया है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, गुफा मंदिर है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म के संबंधित बहुत सारे चित्र मौजूद हैं, सुने होंगे आप। तो यही है महाराष्ट्र में, याद रहेगा। अभी ये जो पश्चिमी घाट है, नीचे तक गया है, और इधर से पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इधर से आया हुआ है, पश्चिमी घाट इधर से गया है, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं नीलगिरी। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत पे। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट आया, इधर से पश्चिमी घाट आया, कहाँ मिले, नीलगिरी पर। और नीलगिरी पर्वत पर जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनका नाम है टोडा जनजातियाँ, नीलगिरी पे मिलती हैं। और नीलगिरी पर नीलकुरुंजी नामक पुष्प खिलते हैं, जो 10 से 12 साल में एक बार खिलते हैं, जिसकी वजह से पूरा पर्वत नीला दिखता है। तो नीलगिरी पर्वत, ठीक। अब थोड़ा सा और समझते हैं, केरल में आपको मिलेगी कार्डामम की पहाड़ियाँ। कौन सी, कार्डामम की पहाड़ियाँ, या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती खूब होती है, केरल में मिलेगी। और केरल के ऊपर आओगे तो आपको मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल में ही, मतलब कार्डामम के ऊपर आओगे, अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में ही है, ध्यान रखना, केरल में ही कार्डामम की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, इलायची की खेती होती है। उसके थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा केरल में ही अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है, एक चोटी है अनाईमुदी, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रहेगा ना, अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसी अन्नामलाई की पहाड़ी के बगल से तमिलनाडु की तरफ एक पहाड़ी निकली, उसका नाम है पलनी की पहाड़ी, याद कर पाओगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना ताकि यहाँ से क्वेश्चन है गड़बड़ ना हो, ठीक है। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ी के से पूर्वी घाट लगा हुआ है, तो ये कई टूटा है, क्योंकि ढेर सारी नदियाँ ऐसे गई हैं ना जिसको काट दी हैं। तो इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि उड़ीसा में इन्हें पारसनाथ और महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन पहाड़ियों को उड़ीसा में, जैसे पूछा जाए पारसनाथ पहाड़ी या फिर महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो उड़ीसा में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इनको 3 नाम से जानते हैं, वलीकोंडा, नल्लामल्ला और पालकोंडा। आंध्र प्रदेश में इन पहाड़ियों के 3 नाम हैं, वलीकोंडा, नल्लामल्ला और पालकोंडा। आपको अजीब लगता है ना, बड़ा पवित्र नाम है ये, वलीकोंडा, नल्लामल्ला, पालकोंडा, वलीकोंडा, नल्लामल्ला, पालकोंडा, याद कर लोगे आप। तो ये मिलेंगे आपको कहाँ पर, ये मिलेंगे आंध्रा में, आंध्रा के। और नीचे आएंगे तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु में भी 3 पहाड़ियाँ हैं, जावेदी, सेवराय, रायलसीना, जावेदी, सेवराय, रायलसीना, जावेदी, सेवराय, रायलसीना, जावेदी, सेवराय, रायलसीना। ये पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगी, ये पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, कहाँ मिल जाएंगी, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, इधर की पहाड़ियाँ बता दिया, इधर की पहाड़ियाँ बता दिया, इनके मिलन बिंदु को बता दिया कि यहीं जहाँ पर ये लोग मिली हैं, यहीं पर बना है क्या, नीलगिरी पर्वत है, और उसी पर टोडा जनजाति रहती है। टोडा जनजाति जानते हो, दूध की पूजा करते हैं, दूध को, पशुओं को बड़ा पवित्र मानते हैं, मारते नहीं पशुओं को, और आपके यहाँ तो डंडा लेके दौड़ा लेते हो आप, ठीक है। ये हो गया, और कुछ छूट रहा है, हाँ, और चीज़ें समझ लीजिएगा। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। ये जो पहाड़ी है, जो हिमालय ऐसे गया है ना, यहाँ से मुड़ा हुआ है, मुड़ के ऐसे आया हुआ है,
और जो आया हुआ है यही टूट के ये बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो टूटा हुआ भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है इसी को बोलते हैं अराकानियोमा। तो अराकानियोमा किस में है? ये है म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर अराकानियोमा पर्वत, ठीक है। और ये पर्वत से संबंधित इतनी जानकारी अगर आपके पास रही तो गड़बड़ नहीं होने वाले हैं। और इन्हीं पर्वतों से हाँ कुछ चीज़ें और बता देते हैं, जैसे कुछ मैंने पर्वत तो बता दिया, कुछ पठार बता देते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड के क्षेत्र में मिलेगा, खनिज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे ज़्यादा खनिज छोटा नागपुर पठार से मिलता है, इसीलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। अब रूर दिमाग में आ रहा होगा, तो रूर क्या है? तो रूर जर्मनी में एक क्षेत्र है जहाँ पर खूब खनिज निकलता है। तो जब किसी देश में खूब चीज़ प्राप्त हो रही है और वैसा ही भारत में भी मिलने लगे तो भारत का कंपेयर वहीं से कर लेते हैं। तो भारत का रूर किसे बोलेंगे? छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत का बिस्मार्क कौन हो जाएगा? पटेल जी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो और कुछ बता देते हैं। क्या बताते हैं? हाँ, एक पठार यहाँ छोटा नागपुर का पठार, इधर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ आपको मिलेगा बस्तर का पठार। और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में धान खूब होता है। और इसी बस्तर के पठार से निकलती है इंद्रावती नदी, और उसी इंद्रावती नदी के किनारे क्या है? इंद्रावती जीव अभ्यारण्य है, ये भी याद रहेगा। दूसरी बात, आप इधर आओगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो यहाँ आपको मिलेगा विदर्भ का पठार। महाराष्ट्र के क्षेत्र में विदर्भ का पठार याद रहेगा। और ये पूरा ये दक्षिण वाला क्षेत्र, जैसे ये देखो, अगर इधर से ऐसे खींच के और ऐसे पूरा कवर कर लेना, ये नीचे वाला पूरा क्षेत्र मिला के बोला जाता है दक्कन का पठार। लेकिन इसमें छोटे छोटे और भी पठार हैं, तो उसको जान लेते हैं। अब जैसे कि इधर गुजरात और मध्य प्रदेश के इधर वाले क्षेत्र को इधर बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, तो मालवा में बहुत वंश भी शासन किए हैं ना, तो मालवा का पठार यहाँ पर है, याद रहेगा। इसके इधर आ जाओगे तो आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार इधर के क्षेत्र में मिलेगा। तो यहाँ पर ढेर सारे पठार हो जाएंगे। उत्तर भारत में आपको पठार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उत्तर भारत की मिट्टी नरम मिट्टी है, और जो नरम मिट्टी होती है वहाँ पठार नहीं होता है, वो नरम होता है। तो वहाँ नहरें होती हैं, पानी खूब होता है, सोखती हैं पानी खूब, याद रहेगा। तो ये पठारों से संबंधित जानकारी थी। और नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मालदीव, एक देश है, ठीक है, द्वीपी देश है। इधर तो श्रीलंका तो जानते हो आप। और यहाँ देखो खंभात की खाड़ी है, दिख रहा है ना, सॉरी मन्नार की खाड़ी है, पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। और खंभात खाड़ी यहाँ मिलेगी आपको। ये मैं आपको मैप में दिखा दूँ। भारत का मैप रखे हो आप लोग? मैप की किताब जरूर रखा करो। मैप को बिना मैप की कोई पढ़ाई नहीं होती है। और अगर आप मैप नहीं रख पाओगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। कितना भी पढ़ोगे ना 4 दिन में भूल जाओगे, कितना भी मेहनत करोगे भूल जाओगे। इसलिए एक मैप आपके पास होना जरूरी है। देखो इधर देखो, ध्यान से, दिख रहा है? इधर देखो, ये दिखा ना, ये लिखा है कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात वाला हिस्सा है, दिख रहा है? तो ये है कच्छ की खाड़ी। और इधर देखो ये लिखा है खंभात की खाड़ी। तो ये गुजरात का जो शेर वाला हिस्सा है, मैंने उसको अलग शेर नहीं बनाया है। तो ये शेर वाले हिस्से में इधर कच्छ की खाड़ी है और ये है खंभात की खाड़ी, दिख रहा है ना? ठीक है। और थोड़ा मैं आपको तमिलनाडु वाला हिस्सा दिखा दूँ। दिख रहा है? इधर देखो, ये वही तमिलनाडु है जो मैंने वहाँ मैप में बनाया, दिख रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है, दिख रहा है? यहाँ लिखा है पाक जल संधि, पंबन चैनल, और ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है। तो और यहीं पर है केप ऑफ कोमोरिन, जो किनारा होता है ना देशों का, द्वीपों का, उसे केप बोलते हैं। तो केप ऑफ कोमोरिन आपको मिलेगा यहाँ पर, केप ऑफ कोमोरिन। जैसे अफ्रीका महाद्वीप से जब आया था वो वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप से होकर आया था, पढ़े होगे आप। तो ऐसे केप ऑफ कोमोरिन आपको यहाँ दक्षिण भारत में मिलेगा। तो ये रहा पर्वतों से संबंधित कुछ जानकारी। इतना याद रखेंगे तो इस पर्वतों से संबंधित जानकारी अगर इतना भी याद रहा तो आप पेपर में इनसे गड़बड़ी नहीं करने वाले हो, ठीक है। मुख्य मुख्य चीज़ें बता दी गई हैं। बाकी किताब आपके पास हो तो एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे इतना तैयार किए हो तो पेट में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। बहुत सारी चीज़ जानकारी यहाँ पर है। एक वीडियो और बनेगा, उसमें नदियाँ आपको बता देंगे, उसके बाद दोनों को मर्ज कर देंगे तो वो दोनों एक ही में मिल जाएंगे, नहीं तो अलग अलग दे देंगे। तो आप उनको एक बार देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाले, आप कर लोगे, ठीक है। तो कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।